नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की इस सीरीज में आज मेरा ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम अधिनियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अधिनियम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जो भारत की स्वतंत्रता से पहले जिन अधिनियमों या जिन चार्टर या जिन भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत की टेरिटरी गवर्न करी गई ब्रिटिश राजशाही के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उन अधिनियमों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम आपसे बात कर रहे थे कि इन अधिनियमों को हम दो काल में जो है विभक्त किए हुए थे। एक तो कंपनी का शासन काल था और दूसरा ताज का शासन काल था। कंपनी का शासन काल अगर आप देखो तो 1773 से 1858 के पहले तक का जो समय रहा है वो कंपनी के शासन काल का समय रहा है। इसका अर्थ ये है कि जो भी अधिनियम या जो भी चार्टर इस समय पर आएंगे वो सब कंपनी के शासन काल में आएंगे। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज वो जाकर के देखें। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आपका साथ बना रहे, आप हमारी फैमिली का सदस्य बने। मैं जो भी यहाँ पर अपडेशन दूं वो आपके साथ त्वरित रूप से आपको मुहैया हो पाए और आपकी तैयारी में एक मील का पत्थर साबित हो पाए। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मैं आपसे बात कर चुका हूँ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आपसे मैं डिटेल पर चर्चा कर चुके हैं। चार्टर अधिनियम 1833 और चार्टर अधिनियम 1853 पर हम पिछले वीडियो में आपके साथ चर्चा कर चुके हैं। आज की जो हमारी चर्चा है वो ज्यादातर जो है केंद्रित होगी ताज का शासन काल का। आज हम लोग दौर देखेंगे जिसमें 1858 से 1947 तक के काल को हम लोग यहाँ पर संदर्भित करेंगे। जिसमें हम लोग आज जिन अधिनियमों पर चर्चा करेंगे वो है भारत शासन अधिनियम 1858 और भारतीय परिषद अधिनियम जो भी हमारे यहाँ आए हैं। कौन कौन से? 1861, 1892 और 1909। ये भारत परिषद अधिनियम हम लोग आज यहाँ पर समझ लेंगे। और अगले वीडियो में बाकी के 3 अधिनियम जैसे भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये रहा अब तक का कुछ रिवीजन, ताकि आपके पास जो कड़ियां हैं वो हर वीडियो में बनी रहें, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आज की चर्चा हम लोग शुरू करेंगे ताज के शासन से। जो ताज का शासन कहां से कहां तक माना जाता है? 1858 से 1847 तक। अभी जैसे ही हम भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको ये लाइन भी समझ आ जाएगी कि क्यों मैं इस काल को ताज के शासन के नाम से संदर्भित कर रहा हूं, जबकि इसके पहले का काल को मैं कंपनी के शासन काल के रूप में संदर्भित कर रहा हूं। ठीक है, तो जल्दी से आज का वीडियो का शुभारंभ, आज के अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो पर अपना कमेंट डाल दिया करें, जो भी आपको डाउट्स हो वो डाउट्स डाल दिया करें ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर पाए। ठीक है, हम आपके डाउट्स को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं कंपनी का शासन काल, ताज का शासन। और ताज के शासन में सबसे पहला अधिनियम कौन सा? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858 यानी 1858। इंडिया गवर्नेंस एक्ट या गवर्नेंस एक्ट ऑफ इंडिया 1858। ओके, या इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 एक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्या खास बात है इस एक्ट की? तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस अधिनियम को भारत के शासन को
अच्छा बनाने वाला अधिनियम, अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से जानते हैं, अधिनियम के नाम से हम जानते हैं। यानी इस अधिनियम को इस तरह भी जानते हैं कि इसने भारत के शासन को अच्छा बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। हालांकि वो अलग बात है कि किस तरह भारत के शासन को ये अच्छा बनाता है, वो एक अलग बात है। तो भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला ये अधिनियम के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखो तो 1857 में हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के लिए विद्रोह होता है। जब हमारे यहाँ विद्रोह होता है तो ब्रिटिश ताज को ये लगता है कि भारत पर शासन अगर करना है, अगर लंबे समय तक भारत पर शासन करना है तो कंपनी का रोल उन्हें डाइल्यूट करना पड़ेगा। और कंपनी के रोल को डाइल्यूट करते हुए उन्होंने यहाँ पर जो पावर है, जो शक्तियां हैं, चाहे वो गवर्नर की शक्ति हो, चाहे क्षेत्रों की शक्ति हो, चाहे यहाँ के राजस्व की शक्ति हो, ये सारे तरह की जो शक्तियां हैं वो ब्रिटिश राजशाही ने सीधे अपने हाथों में ले ली है। यानी यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया है। खास बात क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम यहाँ पर खत्म हो गया है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको जानते हैं, भारत शासन अधिनियम को। बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, इस पर आज चर्चा कर लेते हैं। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो जल्दी से भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858 की बात करें तो सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी यही है कि इसने जो भी गवर्नर की या क्षेत्रों की या राजस्व की जो भी शक्तियां हैं, जो भी शक्तियां हैं वो हस्तांतरित कर दी गई हैं, हस्तांतरित कर दी गई हैं इस अधिनियम के माध्यम से। किसको? तो ब्रिटिश राजशाही को, ब्रिटिश राजशाही को सारी तरह की पावर ट्रांसफर कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि अब भारत का गवर्नेंस सीधे रानी विक्टोरिया देखेंगी। इसका मतलब ये है कि अब भारत मामले जो हैं वो सीधे रानी विक्टोरिया के हाथों में चले गए हैं। कंपनी के हाथों से ये शक्ति वंचित हो गई है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि गवर्नर हो, गवर्नर की शक्तियां हो या क्षेत्र की शक्तियां हो या राजस्व की शक्तियां हो, ये सारी शक्तियां, जो भी शक्तियां, वो सब ट्रांसफर कर दी गई हैं किसको? ब्रिटिश राजशाही के अंतर्गत अधीन कर दी गई है। यानी रानी विक्टोरिया के हाथों में अब पूरी सत्ता क्या कर दी गई है, हस्तांतरित कर दी गई है। अच्छा, अगर पूरी सत्ता रानी विक्टोरिया के हाथों में ट्रांसफर कर दी गई है, हस्तांतरित कर दी गई है, कंपनी से उसकी शक्तियां छीन ली गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भारत का गवर्नर होता था, भारत का जो गवर्नर होता था, भारत का गवर्नर जो होता था, याद करिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जिसको 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या बनाया गया, क्या बनाया गया भैया? 1833 के चार्टर अधिनियम में उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, है ना? तो उसी भारत के गवर्नर जनरल का पद अब यहाँ पर फिर से बदल दिया जाएगा। ये पद जो है यहाँ पर बदल दिया जाएगा, और ये पद बदल करके क्या कर दिया जाएगा,
ये कर दिया जाएगा भारत का वायसराय कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? भारत का वायसराय कर दिया जाएगा। यानी अब भारत का गवर्नर जनरल ना रह करके वो क्या हो गया? भारत का वायसराय हो गया। और अगर ये भारत का वायसराय है तो इसका मतलब ये ब्रिटिश सरकार का भारत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधि यानी ब्रिटिश सरकार को भारत के मामले में जो भी कदम उठाने हैं वो वहां से आदेश जारी करेगा किसको? इस वायसराय को, और ये वायसराय उस काल को भारत के क्षेत्र में लागू कराएगा। यानी ब्रिटिश का जो प्रतिनिधि है, ब्रिटिश सरकार का जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि भारत में है वो अब कौन है? भारत का वायसराय है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये जो पावर है ये ब्रिटिश सरकार देखेगी तो ब्रिटिश सरकार में कौन देखेगा? तो एक नए पद का सृजन कर दिया गया है वहां ब्रिटेन में, जिसे नए पद का जो है यहाँ पर सृजन कर दिया गया है ब्रिटेन में, जिसको भारत का राज्य सचिव कहेंगे। क्या कहेंगे? भारत का राज्य सचिव कहेंगे। भारत का राज्य सचिव कौन होगा? भारत का राज्य सचिव कौन होगा? देखो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है या जो सरकार होती है, ये जो भारत का राज्य सचिव बनाया गया था ये उसी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कैबिनेट का एक सदस्य था। जैसे हमारे यहाँ सरकार की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी मंत्रिमंडल जो होता है, उस मंत्रिमंडल में प्रत्येक मंत्री को कोई ना कोई कार्यभार दिया जाता है कि आप गृह मंत्रालय देखिए, आप जो है वित्त मंत्रालय देखिए, आप जो है कम्युनिकेशन देखिए, आप आईटी एंड ब्रॉडकास्टिंग देखिए, आप रेलवे देखिए, आप फाइनेंस देखिए। इसी तरह ब्रिटेन में एक जो भारत के मामले थे, जो भारत के मामलों के लिए एक नए सचिव, एक नए जो है भारत के राज्य सचिव का पद जो है वहां पर बनाया गया। ये जो सचिव होगा, भारत का राज्य सचिव होगा, ये भारत से संबंधित मामले वहां पर देखेगा और इसकी सहायता के लिए वहां पर इस भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए एक वहां पर समिति का गठन कर दिया जाएगा। ये समिति 15 सदस्यीय समिति होगी जो इस भारत सचिव को या भारत के राज्य सचिव की सहायता करेगी और एक तरह से ये सलाहकार समिति है। यानी इसका जो नेचर है वो एडवाइजरी है। ये भारत सचिव को टाइम पर सलाह दे सकती है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन याद रखिए, जब सलाहकार समिति है तो इसकी सलाह इस सचिव के ऊपर बाउंडेटरी यानी बाध्यकारी रूप से नहीं बनती है। ये जो समिति है ये 15 सदस्यीय समिति है और ये जो भारत का राज्य सचिव है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट का सदस्य है। भारत में इसकी सहायता कौन करेगा? वायसराय करेगा, यानी यहाँ से ऑर्डर यहाँ आएगा और ये पूरे भारत में उसको लागू करेगा। इस वजह से मैं कह रहा था कि जो वायसराय है वो ब्रिटिश सरकार का भारत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1858 का जो एक्ट है वो मेनली पावर के ट्रांसफर को लेकर के बहुत ज्यादा हाईलाइट रहता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के शासन को खत्म किया गया है। एक खास बात और ध्यान दीजिए, अगर कंपनी के शासन को यहाँ पर खत्म किया गया है तो इसका अर्थ ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इतनी बात क्लियर है, गवर्नर क्षेत्रों या राजस्व की जो भी शक्तियां हैं अब वो ब्रिटिश राजशाही यानी रानी विक्टोरिया को ट्रांसफर हो गई हैं। भारत के गवर्नर का पद खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह पर भारत के वायसराय का पद यहाँ पर सृजित हुआ है। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भारत के पहले वायसराय बने इस तरह वो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड
कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय बने हैं। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने हैं। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बना है? जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत का गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना है। पिछले ही वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो भारत के पहले वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन रहा है, अभी वीडियो के अंत में। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है, ठीक है, और किस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। क्लियर? जब इतना हुआ है, जब पावर हस्तांतरित हो गई है, तो इसका अर्थ ये है कि जो दो बॉडी बनाई गई, एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में और एक 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, जिन निकायों को क्या कहा गया था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बना था वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बना था वो था बोर्ड ऑफ क्या? कंट्रोल। और याद करिए यहां पर मैंने कहा था इस तरह भारत में दैत्य शासन प्रणाली का शुभारंभ देखने को मिला था। दैत्य शासन प्रणाली का अर्थ ये है कि एक साथ जब दो अथॉरिटीज जनता पर शासन कर रहे हों तो ऐसी व्यवस्था को दैत्य शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों जो है निकायों को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। इन दोनों निकायों को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि 1858 में उस दैत्य शासन प्रणाली का अंत होता है जो 1773 या 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हमें देखने को मिली थी। क्लियर है बात? तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आगे चलते हैं। भारत परिषद अधिनियम, कहां चलते हैं? भारत परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम कौन सा? 1861। परिषदीय अधिनियम 3 आए हैं, एक 1861, एक 1892 और एक 1909 में। ये परिषदीय अधिनियम आए क्योंकि ब्रिटिश राजशाही को ये लगा कि भारत में अगर लंबे समय तक शासन करना है तो हमें भारतीयों का सहयोग लेना बहुत जरूरी है। किसका सहयोग लेना जरूरी है? भारतीयों का सहयोग लेना बहुत जरूरी है। अगर वहां की पॉपुलेशन को हम अपने लॉ मेकिंग में या उसके एग्जीक्यूशन में जगह नहीं देंगे तो फिर वहां पर शासन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो परिषदीय अधिनियम थे ये एक तरह से भारतीयों को गवर्नेंस में शामिल करने की शुरुआत है। क्या है? भारतीयों को गवर्नेंस में शामिल करने की क्या है? शुरुआत है। अर्थात यहां पर आप ये कह सकते हो कि भारत में ये जो अधिनियम है इसने स्थानीय या भारतीय सदस्यों को शामिल करने में, शासन में शामिल करने में शामिल करने की शुरुआत होती। भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत है। भारतीयों को शामिल करने की ये शुरुआत है। कौन सी? भारतीय परिषद अधिनियम। ये क्या है? ये भारतीयों को शासन में शामिल करने की शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा।
कैसे शुरुआत की जाएगी? तो इस एक्ट में 1861 के एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद है, जो केंद्रीय विधान परिषद है, इस परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। कितनी वृद्धि की जाएगी ये यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ था। तो गैर सरकारी सदस्यों को केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का प्रोविजन इस एक्ट में देखने को मिला था। ये केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का प्रावधान इस एक्ट में देखने को मिला। इन गैर सरकारी सदस्यों को कौन मनोनीत कर सकता था? तो इन गैर सरकारी सदस्यों को मनोनयन का जो अधिकार मिला वो वायसराय को मिला। किसको मिला? वायसराय को मिला। वायसराय क्या कर सकते थे? इन गैर सरकारी सदस्यों को इस केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत कर सकते थे। इस तरह 1862 में अगर आप देखोगे, 1862 में वायसराय ने 3 लोगों को इस केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किया गया है। और वो 3 लोग कौन हैं? तो वो 3 लोगों में एक तो आपके बनारस के राजा हुए, बनारस के राजा को, और पटियाला के महाराजा को, पटियाला के महाराजा को, और साथ ही साथ सर दिनकर राव को पहली बार इस केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य के रूप में जो है मनोनीत किया गया है। सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। और ये मनोनयन किसने किया है? मनोनीत किया गया है। और ये मनोनयन किसने किया है? तो भारत के वायसराय ने किया है। कब किया है? 1862 में। तो 1861 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी और इन सदस्यों का मनोनयन कौन करेगा? वायसराय करेगा। तो इसका इस्तेमाल करके 1862 में वायसराय ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को इसमें क्या किया है? मनोनीत किया है इन गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर इसी एक्ट की दूसरी जो खास बात पे हम ध्यान दें वो ये है कि इसने प्रांतों में केंद्र के साथ साथ प्रांतों में विधान परिषदों को या इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल कह सकते हैं। विधान परिषदों के गठन की बात की है। विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया है। यानी जो प्रांतों में भी विधान परिषदों के गठन की बात ये अधिनियम करता है। तो इस तरह आप देखो, इसी का यूज करके एक तो बंगाल में प्रांतीय विधान परिषद का गठन होता है। दूसरा जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का अर्थ इस समय का पाकिस्तान और पंजाब वाला जो इलाका है उसको हम क्या कह सकते हैं? जो पंजाब, क्योंकि उस समय जो भारत है वो अनडिवाइडेड इंडिया है, यानी ये बांग्लादेश भी हमारा है, वो पाकिस्तान भी हमारा है। तो ये जो पाकिस्तान है ये उस समय का उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के तौर पर जाना जाएगा। यहाँ पर विधान परिषद का गठन किया गया है, बंगाल में विधान परिषद का गठन किया गया है और साथ ही साथ पंजाब में भी विधान परिषद का गठन किया गया है।
कहाँ कहाँ गठन किया गया है? तो बंगाल में गठन किया गया है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो है विधान परिषद का गठन किया गया है, और साथ ही साथ कहां पर किया गया है? साथ ही साथ भैया कहां पर किया गया है? पंजाब में भी इसका गठन किया गया है। ठीक है, तो बात कर ले कि बंगाल में इसका गठन कब किया गया है? तो बंगाल में इसका गठन किया गया है 1862 में। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो विधान परिषद का गठन किया गया है वो कब किया गया है? 1866 में। और जो पंजाब में जो है विधान परिषद का गठन हुआ है वो 1892 में हुआ है। इस तरह आप देखो तो प्रांतों में विधान परिषदों के गठन की बात ये 1861 के अधिनियम जो है बात करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात कि जो गैर सरकारी सदस्यों का संख्या है वो केंद्रीय विधान परिषद में जो है बढ़ाई गई है। इस तरह वॉइस राय जो है गैर सरकारी सदस्यों को अपने विधान परिषद में जो है मनोनीत कर सकता था। तो उसमें 3 लोगों को वॉइस राय ने मनोनीत किया है। कौन से 3 लोग हैं? जल्दी से बताइए, कौन से 3 लोग? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। दूसरा, प्रांतों में विधान परिषदों के गठन की ये बात करता है। तो प्रांतों में जो विधान परिषदों का गठन जब बात किया, इस तरह 3 विधान परिषद हमारे यहाँ गठन हुआ। एक बंगाल में, एक उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में और एक पंजाब में। पंजाब में इस प्रांतीय विधान परिषद का गठन कब हुआ है? 1892 में। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में इसका गठन कब हुआ है? 1866 में। और बंगाल में इसका गठन कब हुआ है? 1862 में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इस एक्ट में जो एक और खास बात बताई गई वो ये है कि लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में, लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में एक पोर्टफोलियो व्यवस्था का शुभारंभ किया था। एक पोर्टफोलियो व्यवस्था का क्या किया था? शुभारंभ किया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने शुरू किया था ये? लॉर्ड कैनिंग ने। कब शुरू किया था? कब शुरू किया था? तो 1859 में। पोर्टफोलियो व्यवस्था क्या होती है? पोर्टफोलियो व्यवस्था का मतलब ये है कि अब कोई एक सदस्य है, उसको किन्हीं 2 मंत्रालय का या किन्हीं 2 पद पर उसको जो है बनाए रखा जा सकता है। यानी कोई एक अधिकारी किन्हीं 2 जगह पर कार्य कर सकता है। किसी एक व्यक्ति को किन्हीं 2 कार्यों को सौंपा जा सकता है, उसमें उसको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यानी कोई एक व्यक्ति किन्हीं 2 ऑफिसेस का, कार्यालयों का काम देख सकता है। ऐसी व्यवस्था को पोर्टफोलियो व्यवस्था कहते हैं, जो 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने शुरू की थी। तो इस एक्ट ने लॉर्ड कैनिंग की इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया है? मान्यता दे दी है। इस व्यवस्था को क्या कर दिया है? मान्यता दे दी गई है। यानी लॉर्ड कैनिंग की इस व्यवस्था को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोहर लगा दी गई है कि हाँ ये चीज सही है। तो इस तरह 1861 का एक्ट हमारे लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। 1861 में एक और खास बात है जो आप सबको जानना चाहिए। जो इस समय गवर्नर या प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पावर यूज करते हैं कि अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है तो वो क्या करते हैं, किसी सेंसिटिव मुद्दे पर बिना जो है पार्लियामेंट में बिल पास कराए साइन करके अध्यादेश के रूप में लॉ को इंप्लीमेंट करवा लेते हैं। यानी आपातकाल में अध्यादेश आपातकाल में अध्यादेश जारी करना
जारी करने के लिए वायसराय को अधिकृत किया और यहाँ पर बिना विधान परिषद की सहमति की, खास बात यह है कि बिना विधान परिषद की सहमति के जो अध्यादेश है वो जारी कर सकता है कौन? वायसराय। अच्छा, ऐसे अध्यादेश का जो टाइम पीरियड होगा वो 6 माह होगा। अगर वायसराय ऐसा कोई अध्यादेश जारी कर देता है आपातकाल के दौरान, तो इस अध्यादेश का जो टाइम पीरियड होगा, जो इसकी वैलिडिटी होगी, वो 6 माह की होगी। ये यहाँ पर प्रोविजन कर दिया गया है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से आगे चलते हैं। तो कुछ बातों के लिए 1861 की चीज याद रखिएगा, जैसे कि केंद्रीय विधान परिषद में जो है क्या किया गया है, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है। इन गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जो है बढ़ाई गई है, तो वायसराय को अधिकृत किया गया था कि वो इन गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। तो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव थे, जिनको पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया था वायसराय ने। ठीक है, बाकी सारे प्रोविजन मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, आप जो है वीडियो में वापस भी जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद जल्दी से बात कर लेते हैं भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम कौन सा? 1892 में। तो बहुत ज्यादा खास बात नहीं है, उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, यानी गैर सरकारी सदस्यों का नंबर थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हमें ये भारतीय परिषद अधिनियम को याद रखना है, वो ये है कि इसमें जो है विधान परिषद को अधिकृत किया है, विधान परिषद को अधिकृत किया है किस लिए? कि ये जो है कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क्या किया है? अधिकृत किया है। यानी कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ पर विधान परिषद को अधिकृत किया है कि विधान परिषद जो है सवाल पूछ सकती है और कार्यपालिका में उसका उत्तर होगा। और दूसरी चीज यहाँ पर जैसे बजट पर बहस करने का राइट मिल गया है, बजट पर बहस करने का राइट मिल गया है। यानी अब विधान परिषद में ये पूछा जा सकता है कि आपने ये जो बजट है ये क्यों अलॉट किया है, फलाने डिपार्टमेंट को इतना बजट क्यों दे रहे हैं, रोड के लिए इतना बजट क्यों है, ठीक है, राजशाही के लिए इतना बजट क्यों है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी भी हमारे यहाँ सिर्फ एक ही बार आप सवाल पूछ सकते हैं। यानी आप ये तो पूछ सकते हैं कि चाय कितने की मिली, लेकिन चाय क्यों खरीदी ये आप यहाँ पर नहीं पूछ सकते। क्लियर है बात? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया है कार्यपालिका को। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। जल्दी से आज का अगला अधिनियम देखते हैं, और अगला अधिनियम कौन सा है? भारत परिषद अधिनियम 1919। भारतीय परिषद अधिनियम 1919। भारतीय परिषद अधिनियम 1919। भारतीय परिषद अधिनियम 1919। जो भी न्यू कमर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? तो बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये अधिनियम है, बिल्कुल ध्यान देके बहुत जितनी कॉन्सेंट्रेशन से समझ सकते हैं समझिए।
क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ये अधिनियम है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है। 1909 हो गया, 1919 हो गया, 1935 हो गया, ये ऐसे अधिनियम है जिस पर जो है सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से इस अधिनियम को समझ लीजिए जो 1909 में आया है। 1909 में जो अधिनियम ये आया है भारतीय परिषद अधिनियम, उसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया है, या इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले कौन है? मार्ले इस समय भारत के जो है सचिव हैं, भारत के राज्य सचिव हैं, और मिंटो इस समय भारत में वायसराय के पद पर है। किस पद पर है? वायसराय के पद पर हैं। इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत के राज्य सचिव का सृजन 1858 के भारत शासन अधिनियम में हुआ है। यानी इस समय जो वायसराय हमारे यहाँ है वो कौन है? मिंटो है। और इस समय जो भारत के सचिव हैं वो कौन है? मार्ले। यानी ये ब्रिटेन में होंगे, ये वहां के कैबिनेट का हिस्सा होंगे, ये वहां के कैबिनेट का सचिव होंगे। तो इन दोनों ने मिलकर के ये जो है अधिनियम बनाया, इसलिए इस अधिनियम को क्या कह दिया गया? मार्ले मिंटो सुधार कह दिया गया है। तो पहली चीज 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार यानी मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ है? ठीक है, तो कई सारे ऑप्शन होंगे, तो सही ऑप्शन आपका क्या है? 1909। कौन सा है? 1909। बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम से, क्योंकि उसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा गया है और इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया है। तो इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। जल्दी से बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन से आप समझना चाहते हैं इसको आप समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है अधिनियम है। जितनी इसकी विशेषताएं हैं वो हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसने केंद्रीय और प्रांतीय ये दोनों तरह की जो विधान परिषद हैं इनके आकार में वृद्धि की है। इनके आकार में क्या की है? वृद्धि की है। यानी जो परिषदीय कानून कर रहे थे उसी को ये और एक्सटेंड करेंगे, यानी विधान परिषद के आकार को और बढ़ाएंगे। तो कितना बढ़ाएंगे? तो यहाँ पर संख्या थोड़ी की गई है। यहाँ पर केंद्रीय विधान परिषद में ये संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है। यानी अब केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 60 कर दी गई है। और प्रांतीय विधान परिषदों में ये संख्या कहीं पर भी एक समान नहीं है। अलग अलग विधान परिषदों में इन सदस्यों की संख्या अलग अलग होगी। ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन की रेशियो के कंपैरिजन में यहाँ पर नंबर डिसाइड होंगे। तो जिस राज्य की जिस प्रांत की जैसी पॉपुलेशन होगी वहां पर वैसा नंबर होगा। तो अलग अलग प्रांतों के लिए ये विधान परिषदों में इन सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में यहाँ पर क्या कर दिया गया है? वृद्धि कर दी गई। दूसरा 1909 के अधिनियम में क्या खास बात हुआ है? तो यहाँ पर बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का यहाँ पर अधिकार मिल गया है। यानी अब आप पूछ सकते हैं कि आपने चाय क्यों पी है, यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है उसको पूछने का अधिकार यहाँ पर मिल गया है। किसमें? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में अनुपूरक बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का जो है राइट यहाँ पर मिल गया है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में यहाँ पर क्या कर दिया गया है? वृद्धि कर दी गई है। अच्छा, एक खास बात ये है, जब ये वृद्धि की जाएगी तो ये भी याद रखिएगा कि जो केंद्रीय विधान परिषद है इसमें
जो बहुमत होगी वो अभी भी सरकारी सदस्यों की होगी, जबकि प्रांतों में ये जो सदस्यों का जो बहुमत है वो गैर सरकारी सदस्यों का हो सकता है। गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की यहाँ पर अनुमति मिल गई। यानी प्रांतों में जो विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या है उसमें गैर सरकारी सदस्यों का नंबर सरकारी सदस्यों की तुलना में ज्यादा हो सकता है, जबकि केंद्रीय विधान परिषद में अभी भी सरकारी सदस्यों की ही बहुमत यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, यानी इन दोनों स्तरों पर जो है सदस्यों के बहुमत को लेकर के ये कंफ्यूजन ना रहेगा। मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी जो सरकारी सदस्य हैं इन्हीं का बहुमत रहेगा। ये बात बहुत कायदे से ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए 1909 के एक्ट की जो खास बात है, इसने पहली बार इसने भारतीयों को वॉयसराय की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया। यानी अब वायसराय के साथ जो है भारतीयों को भी उसकी कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन में सदस्य के रूप में जो है मनोनीत किया जा सकता है। और इस तरह आप देखो तो यहाँ पर जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये ऐसे पहले भारतीय थे जिनको इसमें शामिल किया गया था और इनको विधि सदस्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था? विधि सदस्य बनाया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक विशेषता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की। और अब 1909 का अधिनियम जो बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है, उस पॉइंट को हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। 1909 के एक्ट में जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना गया, यहां पर पृथक निर्वाचन शुरू किया गया है। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए जो प्रतिनिधित्व है, मुस्लिमों का जो प्रतिनिधित्व है वो अब पृथक निर्वाचन के आधार पर होगा। इसका मतलब क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का शुभारंभ यहां पर हुआ है। यानी दूसरे शब्दों में आप कहो तो सांप्रदायिक निर्वाचन को यहाँ पर वैधानिकता दे दी गई है। यानी लीगल कम्युनल जो है इलेक्शन को यहाँ पर जो है लीगल बना दिया गया है। पृथक निर्वाचन की प्रारंभ हुआ है किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम प्रतिनिधि अगर खड़ा है तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अगर मुस्लिम प्रतिनिधि खड़ा है तो उसको उस क्षेत्र में सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। उस क्षेत्र में रहने वाले गैर मुस्लिम लोग वोट
नहीं करेंगे, यानी मुस्लिम का चुनाव मुस्लिम के द्वारा ही होना है। इस तरह 1909 में इस पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का शुभारंभ हुआ है। किसके लिए? मुस्लिम के लिए। इस तरह आप देखो तो मिंटो को किसको भैया? मिंटो को पृथक निर्वाचन का जनक के रूप में जानते हैं। पृथक या सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जानते हैं। मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से 1909 के एक्ट में ध्यान रखिएगा कि मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं के टाइम में ये 1909 का एक्ट पारित हुआ है, जिसमें पृथक निर्वाचन जो है मुस्लिमों के लिए जो है शुरू किया गया है। तो एक तरह से जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है उसको जो है वैधानिकता मिली है, उसको जो है लीगल बनाया गया है पहली बार। यहाँ पर यह दर्शाता है कि किस तरह अंग्रेजों ने बांटो और राज्य करो की पॉलिसी को यहाँ से बीज डालना शुरू किया है, और इसका एक्सटेंडेड रूप आपको 1919 के एक्ट में देखने को मिलेगा, जो हम आपसे कल के वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आईएएस का नोटिफिकेशन आ गया है, आप सब लोग जल्दी से उसका जो है फॉर्म भर दें, और शायद एसएससी का भी एक नोटिफिकेशन आया है। साथ ही साथ हमने जो है टेलीग्राम पे भी अपना एक पढ़ना पढ़ाना का चैनल शुरू किया है, तो उस पर भी जो है आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ना पढ़ाना अगर हिंदी में टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्रथम निगम के नाम से भी उसको सर्च कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी अपडेशन रहेगा या जो भी एग्जाम्स को लेकर के न्यूज रहेंगी वो हम उसमें जो है आपको दे दिया करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, बढ़े भारत, बढ़े भारत। धन्यवाद।